जय माता दी बच्चों, ठीक है आप लोग। तो कंजंक्शन की प्रैक्टिस चल रही थी, राइट। तो 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, आज तीसरा देखते हैं। ठीक है, क्या था सेंटेंस? ये सेंटेंस आई थिंक कल हुआ था ना। ठीक, यहीं से शुरू करता था हमको। ठीक है, बोलो। हिंदी, हाँ, नॉट इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है ना, यही था हमारा सेंटेंस। अब देखिए, जैसे कल आपसे बताया गया कि जो आइदर और होते हैं, नाइदर नॉर होते हैं, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस ही माने जाते हैं। ठीक, अब जैसे आइदर और नाइदर और में जो पेयर बन रहा है, तो इसमें जो आइदर होता है वो क्या होता है? डिटरमिनर होता है और हमारा कंजंक्शन है। नाइदर नॉर में नाइदर डिटरमिनर है और नॉर क्या है? कंजंक्शन है। आई बात समझ में? क्लियर है ना? अब डिटरमिनर्स किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की खासियत क्या होती है कि हमेशा सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करते हैं। बार बार आपको मैं कई लगभग हर क्लास में रिपीट करता हूं कि सेम रैंक का ऑफ स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है कि नाउन को नाउन से ऐड करेंगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से। ये होता है सेम रैंक स्ट्रक्चर्स का मतलब। ठीक, अब देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना, ये क्या है? मेन वर्ब है। ये उसका क्या है? ये रहा आपका कंजंक्शन, और ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, राइट। अब पहला कंजंक्शन ऑब्जेक्ट के पहले है, तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट के पहले ही होना चाहिए। मतलब जो डिटरमिनर है, पेयर बनता है ना नाइदर नॉर का, तो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ऐड करेंगे। आई बात समझ में? तो क्या होगा फिर इसका? बी कैन स्पीक नाइदर नॉर इंग्लिश। ये सेंटेंस हमारा गलत था और ये सेंटेंस हमारा क्या है? सही। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसी में आगे चीजों को आप समझिएगा। पहला सब्जेक्ट हमारा, सॉरी, पहला ऑब्जेक्ट क्या था? हिंदी, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था? इंग्लिश। तो नॉर को हमने दूसरे ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया और नाइदर को हमने पहले वाले ऑब्जेक्ट के पहले लिख दिया। अब समझ में? अब आगे समझिएगा। आगे समझना ये है, नाइदर भी क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं और डिटरमिनर होते हैं। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही आइदर भी प्रोनाउन एंड चीजों को सिस्टमेटिक वे में लिखने का मतलब भी होता है कि ताकि आप नोट्स वगैरह अगर बनाना चाहें तो आराम से बनाने, चीजें हमेशा आपको समझ में आती रहे। ठीक है, तो प्रोनाउन भी होंगे और डिटरमिनर भी होंगे। आइदर भी प्रोनाउन होगा और डिटरमिनर भी होता है। यहां तक कंफर्म? अब आगे, जैसे कल मैंने आपसे डिस्कस किया कि कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं ना, कोरिलेटिव्स, राइट। और इनकी जो फंक्शनिंग होगी वो सीसी की तरह होता है। ठीक है, सीसी मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन।
CC मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है ना। तो कोरिलेटिव जो होते हैं यानी कोरिलेटिव जो कंजंक्शंस है हमारे, वो फंक्शनिंग किसकी तरह करेंगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की तरह, हमेशा फाइन बॉयज की तरह। आई बस उसमें मतलब ये भी सेम रंग के स्ट्रक्चर्स को ही ऐड करेंगे, लेकिन ये पेयर्स में होते हैं। किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है। फिर आपने देखा होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो एटसेट्रा। आप समझ रहे हो ना? ये तो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। अब देखिएगा, ये जो और है बेटा, ये हमारा क्या होता है? कंजंक्शन। आई बस में। बाकी ये क्या है? क्लियर? नॉर क्या है? और नीदर। समझ में आ रही बात? यहां पे देखो, ये कंजंक्शन है और ये समझ में आ रहा है ना? नाउन, ठीक है, नाउन के लिए आता है कंफर्म। सॉरी, बट ऑल्सो क्या है? और नॉट ओनली डिटर्मिनर है। समझ में आ रही बात ना? मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, देखो चीजों को पहले से तैयार करके लिखने का सीधा सा मतलब ये है कि एक दिन में आप देख रहे हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन कई सारे क्लासेस हो जाती हैं, ठीक है, फिर स्कूल्स का भी काम रहता है, तो कोई चीज मिस ना हो जाए, इस वजह से चीजों को पहले सिस्टमेटिक लिखा जाता है। आई बस में। और इन फ्यूचर आप भी अगर किसी को पढ़ाते हैं, बताते हैं, तो एक बात का हमेशा याद रखिएगा, आपने भले ही किसी चीज को, जैसे मान लीजिए नाउन आपने 500 बार पढ़ा है और 1000 बार पढ़ाया है, फिर भी एक बार क्लास में जाने से पहले उसको कायदे से बाकायदे से फिर से पढ़ लीजिए, और हो सके तो कुछ शॉर्ट नोट टाइप का रिटन फॉर्म में लिख रख लीजिए। आई बस समझ में। इससे एक सिक्योरिटी ये होती है कि कुछ भी चीज जब आप दिमाग स्थिर करके चीजों को नोट डाउन कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो चीजें मिस भी होती रहती है, दिमाग में आ जाती है कि यार कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, ताकि जब हम बताने जाएं तो मैक्सिमम हमारा प्रयास यही रहता है ज्यादा से ज्यादा कि कुछ भी मिस ना हो, राइट। तो इसको हमेशा याद रखें, नोट करना, आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो आपने शॉर्ट नोट्स तैयार करे हैं, उसमें से देखना बताना कोई गुनाह नहीं है। आई बस समझ में खूब अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर ना? आप ये बताता है कि आप कितना एफर्ट दे रहे हैं। आई बस समझ में। तो हमेशा याद रखिएगा, अनडाउटली फिर क्लास आप बेहतर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप यहां से फ्री रहेंगे, ठीक है। यहां तक कोई इशू एकदम कंफर्म है ना? ये समझ लेना, ये जो पेयर्स होते हैं इनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहेंगे। फंक्शन है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह ही करते हैं, जिसमें आइदर क्या होता है बेटा? डिटर्मिनर और कंजंक्शन। नाइदर डिटर्मिनर नॉर कंजंक्शन, नॉट ओनली डिटर्मिनर बट ऑल्सो क्या होता है? कंजंक्शन। आई बस समझ में। जोड़ता वही है, जोड़ने का काम नॉर कर रहा है। किसको जोड़ रहा है? हिंदी और इंग्लिश को। ऑब्जेक्ट तो यही था ना हमारा, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? नॉर ने किया ना, नाइदर ने थोड़ी किया। समझ रहे हो नहीं? तो कंजंक्शन हमारा क्या है? नॉर है, और नीदर क्या होता है? वो डिटर्मिनर है, ठीक है। डिटर्मिनर्स क्या करते हैं? और वो हमेशा नाउन की क्या लिमिट को बताते हैं ना, उनकी लिमिट को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखिए, कोई दिक्कत है ना? चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चले।
कोरिलेटिव्स जो होते हैं वो आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस ही होते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, एक हमने सेंटेंस लिखा, मोहन विल either go to जयपुर और दिल्ली। लगाइए दिमाग, सही गलत क्या है, कैसे है, कुछ बताइए। सर वो क्या चीज बेटा? हाँ, मतलब यहाँ रीजन क्या है? रीजन, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आयतन डिनर माइनर है हाँ, और डिनर माइनर नाम भी जाता है। अच्छा, गो क्या है? वर्ब है, ठीक। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर और जो कंजंक्शन है वो ऑब्जेक्ट के पहले आया है, इसका मतलब उसका जो पेयर है वो भी किसके पहले आएगा? ऑब्जेक्ट के ही पहले आना चाहिए उसको। तो क्या हो जाएगा? मोहन विल, मोहन विल गो, समझ गए ना? आइदर टू जयपुर और दिल्ली। ये रहा सेंटेंस आपका, समझ आई बात? आइदर और का पेयर बनता है ना, टू प्रीपोजिशन है, समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंफर्म, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितने चीजों का बनेगा? ऑब्जेक्ट वर्ब का भी होता है और प्रीपोजिशन का भी, समझ में आई बात? प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है वो उस प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बनता है हमेशा, ठीक है? जैसे हम रट लेते हैं कि गो जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है ना। मसला ये नहीं कि इंट्रांसिटिव वर्ब है, मसला ये है कि गो जो वर्ब है वो डेस्टिनेशन को बताने के लिए आएगी, और जब आप डेस्टिनेशन शो करेंगे मतलब उसके बाद अगर आपको नाउन लिखना है तो डेस्टिनेशन शो करने के लिए प्रीपोजिशन क्या आता है? टू। तो ये जो टू लगता है वो डेस्टिनेशन शो करता है, प्रीपोजिशन टूवर्ड्स डायरेक्शन बताता है, समझ रहे हो ना बेटा? तो अगर आप गो लिख रहे हो तो कहीं तो जाओगे भाई ना। अब दो ऑप्शन है, ये तो आप मेंशन ना करो जहां जा रहे हो, लेकिन अगर आपने किया तो टू आएगा, क्योंकि आप जहां जा रहे हो कंफर्म कर रहे हो ना, दैट मीन्स दैट इज योर डेस्टिनेशन। अगर वो डेस्टिनेशन है तो प्रीपोजिशन क्या आएगा? टू आएगा। डायरेक्शन होता तो टूवर्ड्स आता। तो ये वर्ब है। अगर हम बात करें कि ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव, तो इंट्रांसिटिव है। क्यों है? क्योंकि मार्केट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? फंक्शन क्या है इसका? ऑब्जेक्ट तरह। किसका? इस टू प्रीपोजिशन का ही क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में? इसलिए जो वर्ब है ये क्या है? इंट्रांसिटिव है। समझ में आ रही बात ना? किसी चीजों को रटिए मत, बस चीजें, एवरीथिंग हैज अ लॉजिक एक्चुअली। If we talk about English language, I'm not talking about here. Actually, as per my opinion, there is no exception in English language. If we talk about English language, then we have no exception.
I am not talking about math, science or any other subject. I'm just talking about English language. और उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ लॉजिक इन इंग्लिश लैंग्वेज। आई बात समझ में? हर चीज का एक लॉजिक है, लेकिन वो हमको पता होना चाहिए। अगर मैं ये कह के बात टाल दे रहा हूं कि ये तो ग्रामर का रूल है, ऐसे ही होता है, तो समझ लेना वो मुझे पता नहीं है। बहुत सीधी सी बात है। लेकिन ऐसे नहीं होता कि ये ग्रामर का रूल है या ये इसलिए लगा कि किताब में लिखा गया है। किताब में अगर लिखा गया है तो उसका कोई लॉजिक होगा, पढ़ना है और उसको हमको फाइंड आउट करना है। और मगर ये कह के निकल रहा हूं कि किताब में लिखा है कि इसलिए ये लगता है सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है ना, लेकिन बुक्स में अक्सर हमको मिलेगा सिंगुलर के साथ। तो हमको फाइंड आउट करना है ना, तो हर चीज का एक लॉजिक होता है। समझ आई बात ना? कोई चीज मतलब एक्सेप्शन कह के, इंग्लिश में कोई एक्सेप्शन नहीं बेटा। ये इस चीज का एक्सेप्शन उसका भी एक लॉजिक जरूर होगा। समझ रहे हो ना? उसका भी एक लॉजिक जरूर होगा। ठीक है? जैसे जब आप प्रोनाउन की बात करते हैं, स्पेशली रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक की, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक की जब आप बात करते हैं, तो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, इंस्टेंट एग्जांपल। माई सेल्फ, देम सेल्फ, राइट? हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। ये चीज समझ लीजिए, ये जितने भी सेल्फ और सेल्फ वाली फैमिलीज हैं, ये तो ये रिफ्लेक्सिव बनेंगी, ये तो इम्फेटिक। आई बात समझ में? क्लियर है ना? इम्फेटिक का तो मसला एकदम क्लियर है। सब्जेक्ट के बाद उसकी पोजीशन होगी वो इम्फेटिक होगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता। रिफ्लेक्सिव केवल ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, और वो ये तो वर्ब के बाद आ गया, तो प्रीपोजिशन के बाद। समझ आ रही बात ना? लेकिन एक चीज जान लेना, अगर सेल्फ या सेल्फ लग रहा है भाई, तो उसके पहले मेन प्रोनाउन जरूर होगा। मतलब अगर माई सेल्फ लगा रहे हो तो उसके पहले आई जरूर होना चाहिए उस सेंटेंस में। समझ रहे हो ना? नाउन को हम आप लिमिट नहीं कर सकते, बट प्रोनाउन इट हैज लिमिट, उसके पास लिमिट है। वो इतने नहीं है कि खत्म नहीं होंगे, वो खत्म होते हैं, लेकिन नाउन नहीं खत्म होगा। आई बात समझ में? अब ध्यान से समझो, जैसे रिफ्लेक्सिव, अपने अगर साइंस की अगर बात करें, किसकी? साइंस की। जैसे सनरेज आ रही है ना, तो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी, तो जब तक वो ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी नहीं तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं। समझ गए ना? जैसे सनरेज आई, ये था ऑब्जेक्ट हमारा, यहां पर पड़ी, अब ये तो इधर आएगी, ये तो इधर जाएगी, ये तो इधर जाएगी, किसी ना किसी तरफ जाएगी ना। यू जस्ट इमेजिन, ये मेन चीज हो ही ना, तो मतलब जो सन रे है वो हो ही ना, तो क्या रिफ्लेक्शन होगा? उसी को तो आप रिफ्लेक्शन बोलते हो ना, रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्शन, वही तो है। अगर ये हो ही ना तो क्या ये होगा? ठीक है, ऐसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है? रिफ्लेक्शन। किसका? अपने प्रोनाउंस का ही। तो माई सेल्फ तभी आएगा जब उसके पहले आई हो। ठीक है ना? अच्छा, अगर आपको कहना कि अपना ख्याल रखिए, तो क्या कहते हो? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कि टेक केयर ऑफ यू। यू क्यों नहीं कहते हो? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बोलते हो ना, क्यों बोलते हो जानते हो? सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड है इंपरेटिव सेंटेंस में। समझ रहे हो ना? मतलब वो पहले से ही है, इसलिए हम क्या बोल दिए? योर सेल्फ बोल दिए। आई बात समझ में? अगर सेल्फ या सेल्फ आप ला रहे हो, तो उसके पहले उसी की फैमिली का जो सब्जेक्टिव केस में आप यूज करते हो, मतलब आवर सेल्फ लग रहा है कहीं, तो उसके पहले बी होना चाहिए, ये बी होगा। आई बात समझ में? और अगर वो नहीं है तो फिर भाई फाइंड आउट करिए, कोई और मसला है।
समझ में आई बात? ठीक इसी तरह किसमें, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकेशन इसका भी लॉजिक है ना। किसी साइंस के टीचर से बात करिए, व्हाट इज रेसिप्रोकेशन, तो क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई एक ही चीज यूं यूं घूम रही है, इधर 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 ना, ऐसे तो ये तो रेसिप्रोकेशन, ये गई ये 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 तो रेसिप्रोकेशन है कि नहीं? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, ईच अदर वन अनदर, ईच अदर फॉर टू, दो के लिए, और वन अदर दो से ज्यादा के लिए, यही तो ना। लेकिन कहां, मसला ये है, ठीक है दो के लिए दो से ज्यादा, लेकिन कहां? हमेशा सब्जेक्ट को ध्यान देना पड़ेगा आपको। किसको ध्यान देना पड़ेगा? सब्जेक्ट को। मतलब ये जो सब्जेक्ट पार्ट है, चेक करना पड़ेगा क्या आपस में ही ये लोग यूं यूं ऐसे कुछ कर रहे हैं क्या, समझ रहे हो ना? जैसे अगर नहीं कर रहे हैं तो रेसिप्रोकेशन नहीं होगा, वहां रेसिप्रोकल प्रोनाउन नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कर रहे हैं आपस में ही, मतलब सभी इंप्लॉइज ने एक दूसरे को बधाई दिया, समझना मेरी बात को, तो भाई मैंने तुम्हें दिया, तुमने मुझे दिया, यूं यूं हुआ ना तो जब यूं यूं होगा तो समझ लेना रेसिप्रोकेशन है। तो रेसिप्रोकेशन मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन आएगा, दैट्स इट। इसी को तो हम रेसिप्रोकेशन कहते हैं ना। तो लॉजिक सबका है बेटा, सबको दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात ना? यहां तक क्लियर है? ये बताइए, कोई इशू नहीं है ना? ठीक है। ये जो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है, क्या फ्रेम करेगा ये? प्रीपोजिशनल। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में फंक्शन किसका करेगी? एडजेक्टिव या एडवर्ब का, हमेशा याद रखिएगा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। कंफर्म है? आज एक ही सेंटेंस देखे क्या हम लोग? ये किस नंबर का सब्जेक्ट है? दूसरे नंबर का सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरे नंबर का सब्जेक्ट है, दूसरे नंबर का सेंटेंस है, सेंटेंस है। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे बेटा, ठीक है, राइट। टाइम कम होता है, आप लोगों को पता है, ठीक। थोड़ा थोड़ा देखेंगे, लेकिन बस मैंने बार बार आपसे कहा कि बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा भरता है ना। और वो तो आपने सुना ही होगा कि करत करत अभ्यास जड़मति होय सुजान, और असरी आवत जात है पाथर परे निशान। समझ में आई बात ना? हौहा के मत खा लीजिए, अपच हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खाइए, जितना खाइए डाइजेस्ट कर जाइए। समझ में आई बात? तो जितना हम आप पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आगे पढ़ते जाओ पीछे भूलता जाए, ऐसा ना हो। बाकी थोड़ा थोड़ा चीजों को सीखते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। जय माता दी।